शांति नगर में केशव सबसे गरीब आदमी था। वो अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ गीता, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत ही नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। केशव मजदूरी पर चला जाता है। गीता भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका गांव के कुएं पर लेकर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसके आसपास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। गीता भी वहीं पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती है। अरे तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका भी बीच में रख लिया। पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद तुम, समझी? गीता उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो बड़े घर की औरतें थीं और चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। गीता अपने मटके में पानी भरकर घर चली जाती है। गीता, क्या हुआ? हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे गीता, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? तुम्हें तो गोपी भाभी की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? बताओ। गांव के कुछ लोग नुक्कड़ पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है भैया। तुम्हारी नजर में कोई ढंग का मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, मजदूर ही ढूंढ रहे हो तो अपना केशव है ना? अरे भैया, वो बहुत मेहनती है। हाँ भैया, बात तो तुमने पता की गई। केशव हमारे गांव में जो है सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है भैया। हाँ, लेकिन एक बात बताओ भाई, इतना मेहनत होने के बाद भी जो है वो इतना गरीब कैसे है? अरे भाई, नियति का खेल है, वो ऊपर वाला ही जाने भैया। केशव ऐसे ही हर रोज मजदूरी करने जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतना आंधी तूफान भी चल रहा है, मुझे तो डर है कि हमारे घर की छत ना उड़ जाए। केशव और गीता दोनों खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं। अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ, सो तो है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है, अगर हमारा थोड़ा सामान रख ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया वो मन के बहुत साफ है, एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। गीता के कहने पर केशव गोविंद के यहाँ जाता है। दूसरी तरफ कितना अच्छा मौसम है। आज का बारिश होने की वजह से गर्मी की राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, भाग्यवान सो तो है। आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी महाराज जी से बोलकर पकौड़े बनवाती हूँ। और अंदर चली जाती है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। गोविंद और गीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं गोपी, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है गोपी को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में न घुसने दूंगी मैं। ऐसा मत कहो गोपी, मैं जाकर देखता हूँ। केशव दरवाजा खटखटाता है। अरे केशव, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? मुसीबत? ये बरसात एक मुसीबत ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान जो है वो कुछ समय के लिए रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान जो है गीला हो जाएगा। तभी पीछे से गोपी आ जाती है। अरे बाजी वाह, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे गोपी, कैसी बातें कर रही हो तुम केशव से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किसको कैसी बात करनी चाहिए। केशव उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ, क्या कहा गोविंद भैया ने? गोविंद तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन गोपी भाभी, उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। क्या? हम जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वो बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर केशव और गीता दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गीता, बहुत दिन हो गए,
अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का बाकी काम भी रुक जाएगा। लेकिन इतनी बारिश में? हाँ गीता, हम मजदूरों के लिए ठंड गर्मी बरसात सब एक बराबर ही होती है। केशव काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है? अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा। अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है? केशव गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती है। अरे भैया, ये चौक मैदान में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले, बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे भाई। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें मेले की तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। केशव खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। रात को क्या हुआ, कोई काम मिला? हाँ गीता, तुम्हें पता है हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहाँ बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहाँ काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त केशव कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाएं। दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसे क्यों कहते हो? याद करो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब उस मिल में हमने भी काम करवाया था। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने हम दोनों को भी कपड़े बनाना सिखाया था। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सके। अगले दिन केशव फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। गीता भी पास के घरों में जा जाकर काम करती है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 800 रुपए कमा लिए हैं। हाँ, और ये लो, मैंने इतने दिन से जो भी पैसे जमा किए थे, ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। आप बस थोड़ी सी देर यहाँ रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पिताजी की मशीन है ना? हाँ, ये वही मशीन है। लेकिन ये मशीन तो खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा लिया है और अभी फिर से चलने लग गई है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो गीता। गीता भी मुस्कुराते हुए मुंह बना लेती है। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वो ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। केशव और गीता दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन गीता मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में देखिए, सही तो बना है ना? हाँ गीता, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। गीता और केशव पूरे दिन भर में बहुत से कपड़े बनाते हैं। गीता, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग घोल दिए हैं। अब तो मुझे बता दो कितने कपड़े कौन से रंग में रंगने हैं। केशव और गीता दोनों मिलकर उन कपड़ों में रंग कर देते हैं। अगले दिन इन कपड़ों में रंग होने के बाद एक नई ही जान आ गई है। अब हम बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनाएंगे जैसे पिताजी बनाया करते थे। हाँ गीता, उनके कपड़ों की तो बात ही कुछ अलग थी। गीता अपने हाथों से कुछ कपड़ों पर मोर तो कुछ कपड़ों पर तोता, कुछ पर फूल बना देती है और ऐसे ही करते करते वो सभी कपड़े तैयार कर देती है। अरे गीता, तुमने कितने समय पहले ये सब काम सीखा था?
और आज कपड़ों को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिया जैसे पिताजी ने सिखाया था। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे कपड़ों की घड़ी करवा लीजिए, परसों मेले में भी तो ले जाने हैं। हाँ श्रीमती जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। गीता और केशव दोनों उन कपड़ों को अच्छे से घड़ी करके एक झोले में भरकर रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों बोरी भर के चौक मैदान की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये दोनों भिखारी झोला उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक गोपी उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वो दोनों आगे निकल जाती हैं। अरे ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं आखिर? इनका पीछा करना पड़ेगा। और केशव और गीता के वो पीछे पीछे चल देती है। वैसे ये दोनों क्या लेकर जा रहे हैं? तभी टांगे वाला गोपी के पास से गुजरता है, जिस वजह से गोपी पूरा कीचड़ में गंदी हो जाती है। अरे नास कीटी, तुझे इतनी बड़ी औरत न दिखती? कहाँ गए? कहाँ चले गए वो दोनों? और इधर उधर देखने लगती है। इधर केशव और गीता दोनों एक जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जचेगी भाई। हाँ भाभी जी, ये साड़ी आप पर बहुत जचेगी। ये मात्र 500 रुपए की है। क्या सिर्फ 500 रुपए की? और इतनी सुंदर साड़ी? तो फिर आप मुझे 2-3 साड़ियाँ दे दो। गीता और केशव दोनों खुश होकर वो औरत जो भी साड़ी मांगती है वो दे देते हैं। गोपी दिन भर चुपके से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। अरे इन दोनों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कपड़ा व्यापारी बनना है। रुको, तुम दोनों को रास्ते पर लाती हूँ। रात को केशव और गीता दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत हवा में उड़ रहे हैं ना, अभी इनकी हवा फुस करती हूँ। अरे भैया, हाय मेरी कमर। अरे रे, घोड़े की वजह से एक्सीडेंट हो गया। चलो देखते हैं कौन है। अरे गीता, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। ये देखिए, इस गाड़ी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि केशव के स्वर्गीय पिताजी श्री कन्हैया लाल जी की छोटी सी तस्वीर पड़ी हुई थी। गीता और केशव दोनों उस आदमी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और रात भर उस आदमी का ख्याल रखते हैं। भाई साहब, आप ठीक हैं? हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात को आप लोग मुझे नहीं उठाते तो कुछ भी हो सकता था। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है। ये तस्वीर यहाँ, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। वैसे हमें आपकी गाड़ी में उनकी ये तस्वीर मिली। आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिताजी हैं। मैं किस मुंह से माफी मांगू, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पिताजी आपके पिताजी की मिल में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और मिल पर पहले से ही 10 लाख का कर्जा था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी जमीन और घर सब कुछ बिक गया और आपके पिताजी को यहाँ आना पड़ा। लेकिन अब आपके पिताजी कहाँ हैं? वो एक दिन घर पर थे और घर में गैस का सिलेंडर फट गया और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय पर उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की वजह से आपकी ये हालत हुई है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम था पिताजी को और मुझे भी।
अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब आप मेरे साथ शहर चलिए और वहाँ चलकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं मेरे पिताजी की तरफ से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब देखो, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो हमें धन दौलत की भूख नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। हमें गांव में ही एक छोटा सा कपड़ा कारखाना और कुछ सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। हम उससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है जी, जरूर जरूर भाई साहब, जरूर करूंगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा केशव ने उसे कहा था। अब गांव में केशव और गीता पूरे जोर से काम करने लगे थे और गांव की कुछ और औरतों को भी गीता के कारखाने में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगा। गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ी माँ अपने जीवन की सांझ देख रही थी। उसके 3 बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता कि कौन मेरा सच्चा वारिस बनेगा। वो जानती थी कि उसके तीनों बेटे अलग स्वभाव के हैं, पर असली परीक्षा का समय आ गया था। अब वक्त आ गया है कि मैं परखूं कि कौन मेरा सच्चा वारिस बनने लायक है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया। वो उत्सुकता से माँ की ओर देखने लगे, लेकिन माँ के चेहरे पर गंभीरता थी। बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब ये देखना जरूरी है कि तुम में से कौन मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा। माँ, क्या आप हमारी कोई परीक्षा लेना चाहती हैं? हाँ, ये परीक्षा जरूरी है। बूढ़ी माँ ने एक कपड़े की थैली से 3 छोटी थैलियाँ निकाली और हर बेटे को एक एक दी। इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें लो और 1 साल तक अपने तरीके से उगाओ। जब 1 साल बाद लौटोगे तो जो सबसे अच्छी फसल लाएगा वही मेरा असली वारिस होगा। ये तो बड़ा ही आसान काम है। अरे बस 1 साल की मेहनत और क्या। हाँ ठीक है माँ, पर बीज बोने की इतनी जल्दी भी क्या है? आपको 1 साल बाद परिणाम चाहिए, मिल जाएगा। हाँ। यही तो तुम्हारी परीक्षा है। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। तीनों बेटों ने अपनी अपनी थैली संभाली और अपने अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन उनके इरादे अलग थे। हाँ, माँ की परीक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। अरे मेहनत तो मूर्खों का काम है। हाँ, मुझे कोई आसान तरीका निकालना होगा जो चालाक और होशियार आदमी का काम होता है। अरे मूर्खों जैसे थोड़े ना काम करना है। हाँ, अभी तो साल भर बहुत लंबा समय है। चलो बाद में देखा जाएगा, अभी आराम किया जाए। बड़ा बेटा खेत में पहुंचा और बीजों को अच्छी मिट्टी में लगाने लगा। दूसरी तरफ दूसरा बेटा किसी चालाकी की योजना बनाने में लगा था, लेकिन छोटा बेटा तो घर पहुंचते ही थैली एक कोने में रखकर भूल ही गया। हाँ, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलेगी। हाँ, अगर मैं बिना मेहनत के अच्छी फसल ला सका तो ये तो कोई बात हुई। मेहनत करके तो कोई भी अच्छी फसल ला ही लेगा ना। जो बिना मेहनत के लाए वो है बाजीगर। हाँ, ये परीक्षा तो मैं जीत ही जाऊंगा। बाद में देखेंगे क्या करना है। हाँ, अभी आराम करना जरूरी है, आराम किया जाए। सूरज आसमान में चढ़ चुका था। बड़ा बेटा खेत में जुटा हुआ था। उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया और बीजों को सावधानी से बो दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो फसल जरूर अच्छी होगी। हाँ। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर सुबह वो पौधों को पानी देता, निराई गुड़ाई करता और हर खतरे से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता। दूसरा बेटा मेहनत करने के बजाय एक आसान रास्ता तलाश रहा था। वो बाजार पहुंचा और एक व्यापारी से मिला। अगर मैं इन बीजों से बेहतर फसल लाना चाहूँ तो कोई तो तरीका होगा ना सेठ जी, बताइए क्या तरीका है? अरे भैया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम ज्यादा पैसों में पहले से उगाई गई फसल खरीद लो
तो 1 साल बाद तुम इसे अपनी बताकर अपनी माँ के पास ले जा सकते हो। कह देना यही है मेरी फसल, इतनी शानदार फसल है। फिर देखो क्या होता है कमाल, तुम्हारी माँ कैसे मान जाती है। दूसरा बेटा सोच में पड़ गया। उसे ये तरीका आसान लगा। उसने तय कर लिया कि साल भर मेहनत करने के बजाय बाद में किसी से तैयार फसल खरीदकर माँ को दिखा देगा। छोटा बेटा उन बीजों को एक कोने में रखकर भूल ही चुका था। वो दिन भर इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ मस्ती करता और सोचता कि अभी बहुत समय बाकी है। साल भर बाद बीज बो दूंगा, फिर भी कुछ न कुछ तो उगेगा ही। मैं दिखा दूंगा माँ को कि देखो यही है अब जो है। हाँ, तब तक मजे किए जाएं, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। वो निश्चिंत होकर आराम करता रहा, ये भूलकर कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ महीने बीत गए। बड़ा बेटा अपनी फसल को बढ़ता देख खुश था, लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा लेनी थी। अचानक तेज बारिश आ गई। अरे बाप रे बाप, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो मेरी तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, बस 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 ज्यादा पानी ना गिरे। उसने रात भर जागकर खेत से अतिरिक्त पानी निकालने की कोशिश की। वो अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। समय तेजी से बीत रहा था। बड़ा बेटा संघर्ष कर रहा था। दूसरा बेटा अपनी चालाकी के भरोसे था और छोटा बेटा अब भी लापरवाह था। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। 1 साल पूरा होने को आया था। खेतों में फसल पक चुकी थी। सूरज की किरणें सुनहरी बालियों पर पड़ रही थी। बड़ा बेटा अपने खेत में खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष और मेहनत का तेज था। हाँ, अब बस इन्हें सही से काट कर माँ के पास ले जाना है। हाँ। उसने दराती उठाई और फसल की कटाई शुरू कर दी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। ये सिर्फ फसल नहीं, ये उसकी सच्चाई और ईमानदारी की पहचान थी। दूसरी ओर दूसरा बेटा फसल उगाने के बजाय अपने पुराने प्लान पर अडिग था। वो बाजार पहुंचा और व्यापारी से मिला। हाँ, तो सेठ जी, जैसा अपने बीच में तय हुआ था, अब साल भर हो गया है, तो मुझे सबसे अच्छी वाली फसल चाहिए। निकाल दो आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चिंता मत करो, मुझे तुम याद हो और तुम्हारी वो बात भी याद है कि माँ को जाके दिखाना है। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छी वाली बोरियां तैयार करवाता हूँ। लेकिन हाँ भैया, इसकी कीमत ज्यादा होगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, पैसों की कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बस माँ को दिखाना है कि मैंने बेहतरीन फसल उगाई है। बस उसी हिसाब से आप दे दो, बढ़िया वाली। उसने झटपट बोरियां खरीदी और उन्हें घर ले आया। वो खुश था कि बिना मेहनत किए भी जीत उसी की होगी। इधर छोटा बेटा जब माँ की परीक्षा के बारे में सोच रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक कोने में रखी उस थैली पर पड़ी जिसमें बीज थे। अरे भगवान, हे भगवान, मैं तो इन बीजों को बोना ही भूल गया। अरे रे 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 रे, साल भर का समय निकल गया। मैं अभी बो कर आता हूँ। हाँ, अरे अभी बोता हूँ। वो तेजी से खेत की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन सूखी थी, समय निकल चुका था। उसने बीजों को हाथ में लिया, पर वो अब खराब हो चुके थे। अरे अब क्या करूँ? अब माँ के सामने क्या जवाब दूंगा? हे भगवान। 1 साल बीत चुका था। माँ ने अपने बेटों को बुलाया। तीनों अपने अपने तरीके से परीक्षा देने के लिए तैयार थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का परिणाम दिखाओ। माँ, ये रही मेरी फसल। मैंने दिन रात मेहनत की, बारिश और धूप से इसे बचाया। हाँ, और अब देखो ये कितनी अच्छी हुई है। हाँ माँ, ये देखो, ये मेरी फसल रही। ये है सबसे शानदार फसल। देखो 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 माँ, ये मैंने उगाया है। मुझसे गलती हो गई माँ। मैं बीजों को बो ही नहीं पाया। दरअसल मैं क्या बताऊँ, मैं थोड़ा आराम करने लगा और फिर समय निकल गया। मैं देख रही हूँ, लेकिन फैसला अभी बाकी है। गांव के लोग भी ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि कौन माँ की परीक्षा में सफल हुआ। माँ ने बड़े बेटे की फसल को ध्यान से देखा। बालियां भरी हुई थी, सुनहरे दाने चमक रहे थे। फिर उसने दूसरे बेटे की फसल को देखा। वो दिखने में सुंदर थी, लेकिन जब उसने एक दाना तोड़ा तो वो अंदर से सड़ा हुआ निकला। ये तुम्हारी फसल नहीं है, ये बाजार से खरीदी हुई है, क्योंकि असली मेहनत का फल कभी अंदर से खोखला नहीं होता। अरे ये तो बेईमान निकला।
अरे हाँ भैया, काहे बेईमानी कर दी? अरे हाँ बोलो बोलो, काहे बेईमानी कर दी? माँ, माँ। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। माँ ने छोटे बेटे को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था। और तुम मेरे सबसे छोटे बेटे, तुमने तो मेहनत की ही नहीं, फिर परिणाम कैसे मिलेगा? माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस परीक्षा में सिर्फ एक ही बेटा सफल हुआ है, जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है। हाँ, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। हाँ भैया, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। हाँ, बड़ा बेटा ही असली वारिस है। सही कहा, सही कहा। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। माँ के फैसले का इंतजार सबको था। तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे, एक गर्व से, दूसरा शर्म से और तीसरा पछतावे से। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और चाहती थी कि तुम तीनों भी मेहनत की कद्र करो, लेकिन आज इस परीक्षा ने दिखा दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बूढ़ी माँ ने बड़े बेटे की ओर देखा, जो अब भी गर्व से खड़ा था। फिर उसने दूसरे बेटे को देखा, जो घबराया हुआ था, और सबसे आखिर में छोटे बेटे की ओर देखा, जिसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेहनत का असली हकदार सिर्फ वही है जिसने सच्चाई और लगन से काम किया। इस परिवार की जिम्मेदारी अब बड़े बेटे के हाथों में होगी। दूसरा बेटा चुपचाप चौपाल से बाहर निकल आया। उसका मन भारी था। वो सोच रहा था कि क्या उसने वाकई गलती कर दी। हाँ, मैंने सोचा था कि चालाकी से सब कुछ पा लूंगा, लेकिन माँ की नजरों में झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। मैं ये कैसे भूल गया, माँ माँ होते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी ओर देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग पास आया। बेटा, मेहनत से बचकर जीतने की कोशिश करने वाले हमेशा पछताते हैं, लेकिन पछतावे से ज्यादा जरूरी है गलती को सुधारना। हाँ, तो क्या अब भी मेरे पास मौका है क्या? अरे क्यों नहीं है, मौका हमेशा रहता है, बस हिम्मत चाहिए उसे अपनाने की। छोटा बेटा अपने खेत में खड़ा था, जहाँ अब भी सूखी जमीन पड़ी थी। उसने बीजों की उस थैली को देखा जो उसने साल भर पहले बोए ही नहीं थे। अरे, मैंने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन क्या सिर्फ मान लेने से ही सब कुछ सही हो जाता है? क्या करूं, क्या करूं? वो घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को छूकर महसूस करने लगा। तभी बड़े बेटे ने वहाँ आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, गिरना गलती नहीं होती है, लेकिन गिरकर उठना हिम्मत की बात होती है। हाँ, मुझे भी मेहनत करनी होगी, लेकिन क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं कर सकते हो। देखो, सही रास्ता कभी भी चुना जा सकता है। हाँ। छोटे बेटे ने पहली बार अपनी सूखी जमीन में हल चलाने के लिए हाथ बढ़ाया। शायद ये उसकी नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे फिर से माँ के सामने थे, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। मैं खुश हूँ कि तुम सबने अपनी गलतियों से सीखा। एक बेटे ने मेहनत से जीत हासिल की, दूसरे ने अपनी गलती मानी और तीसरे ने नए सिरे से शुरुआत की। माँ ने बड़े बेटे को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ें। परिवार की ताकत एकता में होती है, एकता में। यही सच्ची जीत है बेटा। कुछ महीनों बाद वही खेत अब तीनों भाइयों की मेहनत से लहलहा रहे थे, जहाँ एक भाई की ईमानदारी, दूसरे की सीख और तीसरे की नई कोशिश ने इस खेत को फिर से भर दिया था। हाँ, अब मैं समझ गया कि असली सुख मेहनत में है, मेहनत में। और असली जीत सच्चाई में है। हाँ, अगर हम साथ रहे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी, क्यों भाइयों? सूरज की रोशनी खेतों पर चमक रही थी, जैसे ये भी इस नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हो। अब वो समय आ चुका था जब मेहनत का पहला फल मिलने वाला था। तीनों भाइयों ने पूरे मन से खेत में काम किया था। फसल लहलहा रही थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। भाई, इस बार तो मैंने भी मेहनत की है। देखो देखो देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे वाह छोटे वाह, जब मेहनत से काम किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। वाह। हाँ, अब मुझे भी समझ में आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तीनों भाइयों ने मिलकर फसल काटनी शुरू कर दी। अब ये सिर्फ अनाज नहीं था,
ये उनकी मेहनत, सच्चाई और एकता का प्रतीक था। गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि तीनों भाइयों ने मिलकर खेतों में बेहतरीन फसल उगाई है। सभी ग्रामीण चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। अरे पहले तो ऐसा लगता था कि ये तीनों कभी साथ काम कर ही नहीं पाएंगे, और अब देखो इन्होंने क्या कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। हाँ भैया, सच में मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ बेटा, हमेशा अच्छा ही होता है। सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीनों भाई अब चौपाल पहुँचे तो गाँव वालों ने तालियों से उनका स्वागत किया। बूढ़ी माँ भी वहाँ खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आज मुझे तुम तीनों पर गर्व हो रहा है। तुमने मेरी दी हुई परीक्षा को सही मायनों में पूरा किया है। रात का समय था। माँ अपने तीनों बेटों के साथ बैठी थी। घर में खुशहाली का माहौल था। बच्चों, अब बताओ, तुमने इस पूरे साल में क्या सीखा? माँ, मैंने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। माँ, मैंने सीखा कि गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारना बहुत जरूरी है। और माँ, मैंने जाना कि बेईमानी से मिली सफलता टिकती नहीं है, बल्कि सच्ची जीत मेहनत से मिलती है। मेहनत से, मेहनत ही सबसे ऊपर है। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। उसने अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अब वो सिर्फ 3 भाई नहीं थे, बल्कि एक सच्ची साझेदारी में बंध चुके थे। वो मिलकर खेत जोत रहे थे, बीज बो रहे थे और अपनी मेहनत से नई शुरुआत कर रहे थे। अब हमें कभी अलग नहीं होना है। हम साथ मिलकर अपने खेत को और बेहतर बनाएंगे। क्यों? हाँ, और हम गांव के बाकी किसानों को भी मेहनत का असली मतलब समझाएंगे। और इस बार मैं भी पूरे दिल से मेहनत करूँगा। हाँ। सूरज की किरणें खेत पर पड़ रही थी। तीनों भाइयों के चेहरे पर एक नई उम्मीद चमक रही थी। ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी। गांव वालों ने तीनों भाइयों की मेहनत की सराहना की। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बूढ़ी माँ ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटों को हमेशा एकजुट रखना और उन्हें मेहनत की राह पर बनाए रखना। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के चरण छुए और वचन दिया कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, आज गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। हाँ भैया, गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। हाँ, मिल गए भाई, गांव को 3 सच्चे किसान मिल गए। और इस तरह बूढ़ी माँ की परीक्षा पूरी हुई। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मेहनत, सच्चाई और परिवार की एकता की। गांव में अब ये चर्चा थी कि बूढ़ी माँ अपने खेतों और संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगी। तीनों बेटे, जिन्होंने अपने अपने तरीकों से परीक्षा दी थी, माँ के फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली थी ताकि मैं देख सकूं कि सच्चा वारिस कौन होगा। अब समय आ गया है कि मैं अपना निर्णय सुनाऊं। माँ, जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मैं अब मेहनत से ही अपना जीवन जीऊंगा। माँ, मुझे भी ये समझ में आ गया है कि समय पर काम करना कितना जरूरी होता है। हाँ। बूढ़ी माँ तीनों की ओर देखती है, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ती है। बूढ़ी माँ ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को भी बुलाया था ताकि फैसला सबके सामने हो। ये खेत मेरी जीवन भर की मेहनत का परिणाम है। इसे मैं उस बेटे को दूंगी जिसने ईमानदारी और परिश्रम से इसे सींचा है। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी को फैसले का इंतजार था। बड़ा बेटा, तुमने मेहनत की, धैर्य रखा और फसल उगाई। ये खेत तुम्हारा है। हाँ भैया, ये तो वाकई में न्याय संगत फैसला है। हाँ भैया, बहुत ही न्याय संगत फैसला है। हाँ भाई, उचित फैसला है, ये बिल्कुल न्याय संगत है। सही बात है। माँ, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। मैंने सोचा था कि मैं चालाकी से जीत सकता हूँ, लेकिन असली जीत मेहनत में ही होती है। हाँ माँ, मैं भी अब मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो माँ, बस एक मौका। मेरे बच्चों, जमीन से ज्यादा कीमती है भाईचारा। अगर तुम तीनों मिलकर काम करोगे तो खेत सोना उगलेगा, लेकिन अगर आपस में झगड़ा करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ मिलकर खेत संभालें। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी विरासत है। मुझे भी मौका मिले तो मैं भी मेहनत करके दिखाऊंगा। हाँ।
मैं भी अब आलसी नहीं रहूंगा माँ। हम मिलकर इस खेत को और बेहतर बनाएंगे। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। बूढ़ी माँ ने तीनों बेटों को गले लगाया। उनके चेहरे पर संतोष था। सूरज की पहली किरण के साथ खेत में हल चलने लगे। तीनों भाई मिलकर खेत जोत रहे थे, बीज बो रहे थे और नई शुरुआत कर रहे थे। देखो, मेहनत और भाईचारे की ताकत, अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। हाँ भैया, अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये खेत और ज्यादा फल देगा। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बेटे अब सच्चे किसान बन गए हैं। खेत में नई फसल की उम्मीद बोई जा चुकी थी। ये सिर्फ अनाज नहीं, तीनों भाइयों की मेहनत, सीख और एकता की फसल थी। गांव में अब ये कहानी मिसाल बन गई थी। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को सिर्फ खेत नहीं दिया था, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की सीख भी दी थी। आज ये गांव सीख गया कि मेहनत और एकता से ही सच्ची संपत्ति बनती है। हाँ, सही बात है। मैं आज ये खेत तीनों बेटों को सौंप रही हूँ। ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारी मेहनत और प्रेम की पहचान है। इसे संभालना, इसे बढ़ाना और इसे कभी बेईमानी से बर्बाद मत करना। हाँ माँ, हम वादा करते हैं कि हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी सच्ची विरासत है। और इसी तरह एक बूढ़ी माँ की परीक्षा पूरी हुई। उसकी मेहनत, उसकी सीख और उसके बेटों का एक साथ आना उसकी सबसे बड़ी जीत थी।